गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। आई एम डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो फ्रेंड्स, आज की इस खास क्लास में हम आपको चिनुआ एचबी का फेमस नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट की स्टोरी सुनाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम आते हैं इस कहानी पर, लेकिन उससे पहले थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में पब्लिश हुआ था। चिनुआ एचबी ने इसे लिखा था, जो कि एक अफ्रीकन या नाइजीरियन राइटर हैं। ये अपने में बेसिकली एक नॉवलिस्ट भी हैं, स्टोरी राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, और ये थिंग्स फॉल अपार्ट इनका फर्स्ट नॉवेल था। तो अब जल्दी से हम आते हैं कहानी को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए या समझने के लिए उसके कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ हमें आप फॉलो करिए। जल्दी से आते हैं। ओकोंकोवो गाइस इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है। अगला कैरेक्टर है ओनोका, जो कि ओकोंकोवो के फादर हैं। ओनोका इनके फादर हैं ओकोंकोवो के। तो ये इससे पहले एक छोटी सी बात यह है कि ये उमोफिया एक अफ्रीका में एक ऐसी जगह है, उस जगह पे ये कबीलों का एक गढ़ है और उसी कबीलों का सरदार है ओकोंकोवो, और उनके फादर का नाम है यूनोका। थोड़ा सा हम आपको इनके बारे में ओनोका के बारे में बता दें, जो कि एक बहुत कमज़ोर आदमी थे। उस कबीले जो जहाँ पे रहते थे और उन कबीलों में ही इनका बेटा था, वो एक सरदार बन गया था। बहुत ताकतवर आदमी था ओकोंकोवो, लेकिन ओनोका उसी तरह से कायर आदमी था जो इनका फादर था, जिसने जीवन में कुछ किया नहीं था, और वो बहुत जगह से कर्ज लेके ही अपनी ज़िंदगी को गुजारता रहा था। तो लोग वहाँ के से अगबोला बोलने लगे थे। अब हम आगे चलते हैं कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन में ही। ये इनका ओकोंकोवो का बेटा है नयोब। ये इसके बाद का अगला कैरेक्टर है अकेमुफ्यूना। अकेमुफ्यूना गाइज ये एक ऐसा लड़का था जो कि एक दूसरे कबीलों की तरफ से भेजा गया था। तो अगला कैरेक्टर है इज़्यूडो। इज़्यूडो इन कबीलों में एक बहुत उम्रदराज आदमी था, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। उसने कुछ अपने जीवन में बड़े काम करे थे, इस वजह से कबीले के सारे लोग इसे बहुत सम्मान देते थे। इसकी हर बात को माना जाता था। इसके बाद की अगर बात करें तो ओबिरिका, ये इनका ओकोंकोवो का फ्रेंड है। अगला कैरेक्टर इस नॉवेल का होगा मिस्टर कियावा, जो कि एक ट्रांसलेटर है, जो अंग्रेज़ों ने जब इनके यहाँ पे आ गए थे ओकोंकोवो के उस पूरे एरिए में जहाँ का ये सरदार था, वहाँ पे आके इनके यहाँ पे एक अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उन्हीं को से बात करने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए बतौर ट्रांसलेटर इन्होंने रखा था कियावा को। इसके बाद जो सबसे अहम काम होता है जब कोई अपना कॉलोनी स्थापित करता है, और साथ ही साथ लोगों को जिस रिलीजन से आते हैं वो लोग उस रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए मिशनरी होते हैं। तो ये मिस्टर ब्राउन मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और इनके साथ एक अगला था, वो था जेम्स स्मिथ, ये भी मिशनरी ही था। तो ये तो थे गाइस कैरेक्टर्स, और इन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती रहेगी। तो जल्दी से आते हैं अब हम स्टोरी पर। ओकोंकोवो ये यहाँ के उमोफिया जो एरिया था उसका सरदार था, और इसकी लोग बहुत कद्र करने लगे थे, इज्जत करने लगे थे, क्योंकि ये बहुत ताकतवर शख्सियत था, ताकतवर इंसान था। उसकी मुख्य वजह ये थी कि इसने एमिलिंज, जिसका नाम लोग वहाँ कैट भी बोलते थे, वो एक बहुत ताकतवर आदमी था, उसे इसने रेसलिंग में हरा दिया था। ये वजह थी इसकी इज्जत की। अब इनका फादर जो था वो मैंने आपको बताया था वो किस तरह का था। तो अब जल्दी से इस कहानी पे अंदर की तरफ चलते हैं कि जो उमोफिया था वहाँ पे ही एक बगल में दूसरा कबीला का गढ़ था, जगह थी, उसे मेवानो बोलते थे। तो गाइज़ ये मेवानो जो था और उमोफिया के बीच में एक फ्रैक्शन चल रहा था, डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट की वजह ये थी कि उमोफिया के एक महिला का मर्डर कर दिया था मेवानो ने। तो जब मेवानो ने मर्डर कर दिया था उमोफिया की एक महिला का, तो आपस में ये जो पंचायत हुई उसमें ये निर्णय हुआ कि मेवानो ने अपना बच्चा
एकेमीफ्यूना और एक महिला को इसमें उमोफिया में भेज दिया गया था कि हमारा या हमारे द्वारा अगर आपके किसी शख्स की हत्या करी गई है तो बदले में हम आपको 2 लोग दे दे रहे हैं, एक आदमी या एक बच्चा और एक महिला। तो अब जो बच्चा था एकेमीफ्यूना वो अकोनकोबो ने ले लिया, अकोनकोबो के यहाँ पे रहने लगा क्योंकि वो वहाँ का लीडर था, एक तरह से वो वहाँ का सरदार था। अब वो बच्चा धीमे धीमे बहुत अटैच होने लगा अकोनकोबो से। और एक और बात जो बताना चाहूँगा कि जो इसका बेटा था अकोनकोबो का अपना, वो बहुत डल था, वो बहुत आलसी था। और अकोनकोबो इस बात से बहुत परेशान रहता था, उसे लगता था कि हमारा बेटा कहीं हमारे फादर की तरह ना बन जाए। ओनोका जो उनके फादर थे जो बहुत आलसी रहे थे, जिन्हें जीवन में कुछ किया नहीं था, तो डाउट था कहीं ऐसा ही ना हो जाए। तो जब ये एकेमीफ्यूना इसके यहाँ पे रहने लगा तो इस धीमे धीमे जो ये बच्चा था इसका अपना अकोनकोबो की उससे उसकी बहुत बॉन्डिंग हो जाती है, अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये जब रहने लगा तो बच्चों धीमे धीमे अकोनकोबो को भी एकेमीफ्यूना से बहुत प्यार हो जाता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव बंदा होता है, एक बहुत एक्टिव बच्चा होता है। इस वजह से वो उसे भी बहुत पसंद करने लगता है, बहुत पसंद करता है। ये कहता है काश हमारा बेटा इस एकेमीफ्यूना की तरह से हो। और एकेमीफ्यूना ने धीमे धीमे अकोनकोबो को फादर बोलना भी शुरू कर दिया और अकोनकोबो के अंदर भी वही अफेक्शन आने लगा एकेमीफ्यूना के लिए। अब आगे ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, वक्त बढ़ता गया और इन दोनों के बीच में एकेमीफ्यूना और अकोनकोबो के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगी। एक सन और फादर का जो रिलेशन होते हैं या जो प्यार होता है, वही प्यार इन दोनों के बीच में आने लगा। अब इसी बीच में ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एजेड्यू एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी था, ये इसका सारे लोग बात मानते थे, बहुत सम्मान किया करते थे सभी कबीले के लोग। लेकिन अब ये होता है, इसने आके अकोनकोबो से ये कहा कि देखिए अकोनकोबो, जिस बच्चे को तुम रख रहे हो ये बच्चा हमारे कबीले का नहीं है, ये मवानों का है और उस कबीलों का है जिन्होंने हमारे यहाँ की महिला का कत्ल किया था। तो अब समय आ गया, क्योंकि मुझे एक ओरेकल ने बताया है कि इस बच्चे की हत्या कर देनी चाहिए। अकोनकोबो को यार सुन के थोड़ा सा अजीब लगा कि जिस बच्चे को हम अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं उसकी हम हत्या कैसे कर दें। लेकिन एक्चुअली में जब एजेड्यू ने कहा, इसकी बहुत कद्र थी, बहुत इज्जत थी, तो उसने कहा ठीक है देखते हैं। अगले दिन क्या होता है कि ये बात जब उन कबीलों के सारे लोगों के बीच में पहुंच गई, तो अब जैसे ही बच्चा वो एकेमीफ्यूना बाहर निकलता है तो तमाम सारे लोग तलवार से, चक्कू से उसके पीछे दौड़ते हैं हमला करने के लिए। बच्चा दौड़ता हुआ पहुंचता है अकोनकोबो के पास मदद के लिए। अकोनकोबो बाहर होता है, उसने एकदम तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। तो एकेमीफ्यूना मारा जाता है इसमें और अकोनकोबो मार देता है। अब जब उसकी हत्या हो जाती है, मारा जाता है, तो अब इस बात से नयोब जो इनका बेटा था वो भी बहुत दुखी होता है। हालांकि अकोनकोबो को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो वहाँ पब्लिक के बीच में अपने आप को कायर नहीं दिखाना चाहता था। उसने अपनी ट्रेडिशन या अपने उस बुज़ुर्ग के कहने को मानते हुए उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन उसके अंदर जो एक अफेक्शन था उस बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा था, वो बर्दाश्त तो नहीं कर पाता था, ना तो उस बात को कह सकता था किसी से। लेकिन और इधर उनका बेटा भी इसे अब हेट करने लगा कि जब इसने एकेमीफ्यूना को हमारे फादर ने मार दिया तो पता नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं कल को हमें भी ना मार दे। तो वो और ज़्यादा अब टेंशनाइज रहने लगा। अकोनकोबो भी बहुत डिप्रेशन में था, ना तो रात में नींद आ रही थी, ना वो अच्छे से खाना खा पा रहा था इस एकेमीफ्यूना की वजह से। आगे क्या होता है गाइज कि जिसकी हम बात कर रहे थे एजेड्यू के, जिसके कहने पे ये सब कुछ हुआ था, कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जब उसकी डेथ होती है तो यहाँ पे उमोफिया में एक ट्रेंड था, कुछ ऐसी कल्चर थी, उनकी अपनी ट्रेडिशन थी कि जब कोई इस तरह का आदमी दुनिया छोड़ के जाता है तो बहुत बैंड बाजा इस तरह के बजते हैं, लोग फायर करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। अकोनकोबो ने भी जब उसकी एजेड्यू की डेथ के बाद वहाँ पे फायर किया, उस फायर की चपेट में इनका ही
अपना इकलौता बेटा आ गया, किसका, एजेडू का। तो एजेडू का जब बेटा आ जाता है तो उसे वो गोली लगती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ये फरमान सुनाया जाता है पंचायत कि ओकोंकोवो को गांव से 7 वर्ष के लिए बाहर निकाल दिया जाए। किससे, इस उमोफिया से। याद रखना ये जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको एग्जाम में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उमोफिया से बाहर निकाल दिया जाता है। ओकोंकोवो अपना सामान पैक करता है और चला जाता है। कहाँ पे, अपनी मम्मी के गांव में या अपनी ननिहाल में। वो जगह थी मवांटा। तो ये मवांटा में पहुंच जाता है। मवांटा के लोग इसका सम्मान करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, इसे रहने के लिए एक झोपड़ी देते हैं। तो वहाँ पे ये रहने लगता है। कहाँ पे, मवांटा में। तो कुछ दिन के बाद ये ओबिरी का जो इसका फ्रेंड है वो आके इनसे मिलता है और कहता है कि किससे, ओकोंकोवो से, कि ओकोंकोवो एक्चुअली में हमारे गांव के पास में जो गांव था एबेम विलेज, कौन सा गाइस, एबेम विलेज में कुछ गोरे लोग आ गए हैं और उन गोरे लोगों ने वहाँ पे अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करने लगे हैं। और क्या है कि ये हुआ था कि वहाँ के लोगों ने उनके एक आदमी को, एक अंग्रेज़ को मार दिया। और जब मार दिया तो बदले में बहुत बड़ी संख्या में वो गोरे आ गए और उन्होंने गांव के तमाम लोगों की हत्या कर दी और वहाँ पे अपना उन्होंने कॉलोनी स्टैब्लिश करने लगे हैं। ये बात सुन के ओकोंकोवो को बड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या हुआ, अगर ये बाहर के लोग आके अपना यहाँ पे कॉलोनी स्टैब्लिश करने लगे और अपना नियम कायदा कानून वहाँ पे बनाने लगे हैं। लेकिन खैर वो 7 साल का अपना वो जो निर्वासन का पीरियड था उसे वो वहाँ पे काट रहा था कि ठीक है चलो देखते हैं। अब धीमे धीमे अब ये ओकोंकोवो जिस मवानों में रहता था वहाँ पे भी वो गोरे लोग आके और इन्हीं में आके अपनी बात कहने लगे, लोगों को समझाने लगे, अपने जो धर्म था उसके विषय में बताने लगे। वो कहने लगे क्या कि तुम जिस धर्म में रह रहे हो वो ठीक नहीं है और ये क्रिश्चियनिटी को आप अडॉप्ट करिए ताकि उससे तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। कुछ इस तरह के लेक्चर उन लोगों ने देना शुरू कर दिए। अब ये चलता रहा, वो लोग अपना काम करते रहे। अब आगे क्या होता है, इन कामों को करने में कौन था, कियाबा ट्रांसलेटर का रोल प्ले करता था। क्योंकि ये जो प्ले है गाइस, सॉरी ये जो नॉवेल है ये अफ्रीकन है, तो वो अपनी अफ्रीकन लैंग्वेज बोल रहे थे और इंग्लिश जो अंग्रेज़ आए थे वो इंग्लिश मैन थे, तो वो उनकी भाषा को एक दूसरे से बताने के लिए एक दुभाषिया की ज़रूरत होती है जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं, उसका रोल प्ले कर रहा था कियाबा। अब जब इनका टाइम पूरा हो गया 7 वर्ष का, ये जब वापस गांव में आए तो उनकी आंखों को ये समझ नहीं आ रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि ये उमोफिया ही है, क्योंकि सारा गाँव बदल चुका था, सारे लोग बदल चुके थे। हाँ, इससे पहले एक रेफरेंस ज़रा छूट गया है, वो ये कि जब इन्होंने जगह मांगी आके, जब अंग्रेज़ रहने लगे तो इन्होंने गांव के लोगों ने कहा कि इन अंग्रेज़ों को ज़रा भगाना है यहाँ से कैसे भी, तो किस तरह से इन्हें दूर करना होगा। उन्होंने कहा मुझे रहने के लिए कुछ जगह दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक ईविल फॉरेस्ट था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो एक श्रापित जगह थी, जहाँ पर तमाम सारे लोगों ने ये मान लिया था उस जगह के कि इस जगह पर अगर कोई गया और यहाँ पे किसी ने खेती करी, किसी ने घर बनाया, किसी ने कुछ और किया, कोई बिजनेस किया, तो वो मारा जाता है, कुछ गड़बड़ होता, कुछ गलत होता उसके साथ, ये अंग्रेज़ों को दे दी जाए। तो उन्हें अंग्रेज़ों को जब वो जगह दे दी तो उन्होंने वहाँ पे चर्च अपना बना दिया, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये जो कबीलों के लोग थे उन्हें ऐसा लगने लगा यार ये तो बहुत पावरफुल लोग हैं। जब ये ईविल फॉरेस्ट वाली लैंड जिस पे कोई भी आदमी आके फलीभूत नहीं होता है और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना चर्च बना लिया, तो वाकई ये लोग बहुत पावरफुल हैं और इनका वो गलत ताकतें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो यही सब कुछ चल रहा था। उन्होंने धीमे धीमे, ये कहते ना जब आपको किसी के यहाँ पे किसी को ख़त्म करना है तो उसके उन रिलीजियस जो भी प्लेस हैं उनको हमला करिए और अपने रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं, मंदिर मस्जिद जो भी कुछ भी है, उनको उनसे बड़ा बना दीजिए और वहीं से लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। तो कुछ इसी तरह का चिन्हुआ एचबी बताने की कोशिश कर रहे थे अपने इस नॉवेल में। आगे क्या होता है कि जब ओकोंकोवो अपना 7 साल का वो निर्वासन पूरा करके जब आता है तो उसको यकीन नहीं होता है। उसने गांव के लोगों को आके इकट्ठा किया और वहाँ पे स्पीच देना शुरू किया कि इनके विरुद्ध एक जंग छेड़ दीजिए, ये अंग्रेज़ जो यहाँ पे आ रहे हैं इनको यहाँ से दौड़ाइए, हटाइए, भगाइए। लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो बहुत डरे हुए थे, सहमे थे,
वो बात नहीं कह सकते थे। वो अकोनकोवो को ये बता नहीं पा रहे थे कि नहीं, या उसकी हाँ में हाँ नहीं कर पा रहे थे। वो असहाय महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पिछले 7 वर्ष में उनकी अकोनकोवो के जाने के बाद से जिस दौर को देखा था वो बेहद कमज़ोरी वाला हिसाब रहा था उनका। तो अब इन अंग्रेज़ों का मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं थे, तो अब वो उन्हें जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है। इसी बीच में 5 अंग्रेज़ दौड़ के आए। वो आए थे अकोनकोवो के उस स्पीच को रुकवाने के लिए, उस सभा को ख़त्म कराने के लिए। अकोनकोवो ने उन्हें देखा तो उनमें से दौड़ के एक आदमी की गर्दन पकड़ लेता, उस पर चाकू से हमला कर देता, उसकी हत्या हो जाती है। तो इसी में अकोनकोवो के पीछे बाकी बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। अकोनकोवो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन आके दोबारा आता, वहाँ पे देख के उन हालातों में वो से बड़ा असहनीय लगता है और वहाँ पे एक ऐसा महसूस करता है कि अब हम कहाँ आ गए, किस तरह से रहेंगे। ये हमारा उमोफिया वैसा नहीं रहा है जैसा कभी था। हम जैसे लोगों के लिए अब ये उमोफिया नहीं है। और इसी सदमे में आके अकोनकोवो ने आखिर में अपनी आत्महत्या कर ली है और चिनुआ एचपे इसी तरह से अपने इस नॉवेल का द एंड करती हैं। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।